ऑप्टिकल एमिशन। उसके बाद साथ साथ ये भी है 1959 की बात है, गॉर्डन ब्राउन वो भी उन दिनों उसी समस्या पर कार्य कर रहे हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि 1959 में एक कॉन्फ्रेंस में उन्होंने पहले लेजर शिफ्ट का इस्तेमाल किया था। कुछ कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी थी, इसका जिक्र मैं भी नहीं कर रहा हूँ। बाद में उनको थोड़ा सा क्रेडिट भी मिला था इसका, ये गॉर्डन ब्राउन तो वो भी लेजर के नोबेल पुरस्कार तो नहीं मिला, तो बाद में कुछ किसी और सिलसिले में उनको क्रेडिट मिला था, उनको कानूनी लड़ाई भी करनी पड़ी। चलिए मैं लेजर के सिद्धांत पर आता हूँ। लेजर एक्शन जिसे कहते हैं, लेजर क्रिया का सिद्धांत, ये जो मुख्य संकल्पनाओं पर आधारित है। एक है उद्दीपित उत्सर्जन, जो कि उसके परिवर्णी उसमें ही आता है, उद्दीपित उत्सर्जन स्टिमुलेटेड एमिशन, और दूसरा है पॉपुलेशन इन्वर्शन। और इसको जो है शब्दावली के रूप में जो है, मैंने उसको पॉपुलेशन को जनसंख्या नहीं लिखा है, शब्दावली में समष्टि और परमाणु की संख्या पर होता है, तो उसको जनसंख्या परमाणु पे लिखना शायद उचित नहीं है। शब्दावली में भी समष्टि वर्ड शब्द है, तो ये थोड़ा सा मुश्किल लगता है, समष्टि प्रतिलोमन, और ये पॉपुलेशन इन्वर्शन ज़्यादा सरल है इस मामले में। तो उद्दीपित उत्सर्जन स्टिमुलेटेड एमिशन को समझने के लिए जो थोड़ा सा जो बोर्ड एटॉमिक थ्योरी, बोर्ड का परमाणु सिद्धांत जिन्होंने जो मौजूद है उन्होंने भी कई बार पढ़ा होगा। तो उसमें जो है परमाणु ऊर्जा का अवशोषण करके वो तेज अवस्था में चला जाता है। तो निम्नतम अवस्था जब कोई ऊर्जा ग्रहण नहीं की, ऊर्जा ग्रहण करने के बाद एक्साइटेड स्टेट यानी उत्तेजित अवस्था में चला जाता है, तो अवशोषण का मतलब है ऊर्जा का अवशोषण किया। और ये नीचे जो है ग्राउंड स्टेट फोटोन आया। फोटोन असली में वो प्लांक जो आया उसमें कहते हैं कि उस प्रकाश का उत्सर्जन या अवशोषण जो है विकिरण का वो छोटे छोटे पैकेट और बंडलों के रूप में होता है। तो प्रकाश के जो छोटे छोटे पैकेट सतत उत्सर्जन जैसे कॉन्टिन्यूस नहीं है, तो छोटे छोटे पैकेट या बंडलों के रूप में होता है विकिरण का उत्सर्जन या अवशोषण। तो एक पैकेट या बंडल को जो है वो फोटोन कहते हैं, क्वांटम कहते हैं, और प्रकाश के क्वांटम को जो है फोटोन नाम दिया जाता है। तो ये है छोटे छोटे पैकेटों के रूप में है, एक होता है कॉन्फिडेंस सीधा संतर वो ना होकर के, तो ये क्वांटम सिद्धांत के अनुसार है। तो फोटोन जो है विकिरण का जो फोटोन आया प्रकाश का, तो उसने ऊर्जा दी, ऊर्जा लेकर उत्तेजित अवस्था में चला जाता है एक्साइटेड स्टेट में, तो ये तो अवशोषण हो। अच्छा, बोर के सिद्धांत के अनुसार ये जो उत्तेजित अवस्था में परमाणु है वो कम समय के लिए रहता है, कि 10 नैनो सेकेंड यानी 1 सेकेंड के 10 करोड़ में से 10⁻⁸ सेकेंड के लिए रहता है। उसके बाद वो अपनी निम्न अवस्था में लौट आता है। निम्न अवस्था में लौटने के बाद वो उत्सर्जन करता है फोटोन का, इसको कहते हैं स्पॉन्टेनियस एमिशन, स्वतः उत्सर्जन। तो अवशोषण स्वतः उत्सर्जन तो समझना कोई छात्र भी समझ लेते हैं आसानी से। उद्दीपित उत्सर्जन भी समझने के लिए बहुत मुश्किल नहीं है। तो उसके लिए जो पहली शर्त है वो उत्तेजित अवस्था में परमाणु होना चाहिए। बाह्य फोटोन जो है उसको उत्तेजित कर सकता है, स्टिमुलेट कर सकता है फोटोन के उत्सर्जन। तो यही वो कर रहा है, उत्तेजित अवस्था में है, फोटोन आया, उसने कहा कि आप फोटोन छोड़िए, तो फोटोन छोड़ा गया, 2 फोटोन हो गए एक ही जगह। इसमें एक जरूरी शर्त यह है कि जो बाह्य फोटोन की जो ऊर्जा है वो परमाणु की निम्नतम और उत्तेजित अवस्था की ऊर्जाओं के अंतर के बराबर होनी चाहिए, तभी ये होगा उत्तेजित उत्सर्जन यानी स्टिमुलेटेड एमिशन। और जो दूसरा फोटोन निकला, एक फोटोन आया, एक फोटोन और निकाला उत्तेजित परमाणु के साथ अंतरक्रिया करके 2 फोटोन बने। तो दोनों फोटोन जो है उनका तरंग दैर्घ्य या फ्रीक्वेंसी आवृत्ति एक ही होती है और दोनों एक ही फेज या कला में होते हैं। तो इस तरह जो है उद्दीपित उत्सर्जन जो है संभव हो पाता है। अगर इस प्रक्रिया को बढ़ाया जाए तो अधिक से अधिक परमाणुओं को फोटोन के उत्सर्जन के लिए जो उद्दीपित यानी स्टिमुलेट किया जा सकता है। और इस तरह सतत प्रक्रिया के द्वारा जो है प्रकाश का प्रवर्धन होता है और लेजर प्रकाश की उत्पत्ति। लेकिन ये हमें बोलना नहीं चाहिए कि इसके लिए एक और जरूरी शर्त है, वो है पॉपुलेशन इन्वर्शन। तो पॉपुलेशन इन्वर्शन मोटे तौर पे ये भी एक बड़ी तकनीकी संकल्पना है और छात्रों को समझने में खासकर बहुत कठिनाई का अनुभव होता है। तो उसमें यह है कि निम्नतम अवस्था में, अगर हम सामान्य स्थिति की बात करें, निम्नतम अवस्था में परमाणु की जो संख्या होती है वो अधिक होती है और उत्तेजित अवस्था में कम होती है। अगर हम इस स्थिति को उलट दें तो उसको पॉपुलेशन इन्वर्शन कहते हैं। तो इसके लिए एक जरूरी शर्त है कि एक स्टेट होता है, ये जैसे 2 मैंने लिखा है, एक न्यूनतम अवस्था उत्तेजित, इनके बीच में एक और मध्यवर्ती अवस्था जिसे मेटास्टेबल स्टेट या मेटास्थायी अवस्था स्तर कहते हैं।
1 मिलीसेकंड के बराबर है, ज़्यादा है, और उत्तेजित अवस्था का होता है 10 नैनोसेकंड। तो परमाणु जो कुछ अधिक देर तक जो है वो बीच की अवस्था में ठहरता है। तो इस तरह जो है उच्चतर अवस्था में परमाणु की संख्या निम्नतम अवस्था में परमाणु की संख्या से उस समय अधिक हो जाती है, तो पॉपुलेशन इन्वर्जन हो जाता है। ये एक उदाहरण है, जैसे कि दर्शनार्थी जाते हैं मंदिर, तो एक विश्राम गृह होता है, तो नीचे उतरते वक्त दर्शन के बाद तो विश्राम गृह में रुक रहे हैं। तो ऐसा हुआ कि विश्राम गृह में जो दर्शनार्थियों की संख्या है वो नीचे लौटने वाले की संख्या ज़्यादा हो जाती है। तो इस तरह से जो है इस तरह से पॉपुलेशन इन्वर्जन संभव हो पाता है। तो ये अब्सॉर्प्शन और ये आपके स्टिमुलेटेड एमिशन, उद्दीपित उत्सर्जन और ये पॉपुलेशन इन्वर्जन, इन दोनों के द्वारा ही जो है लेजर की संपन्न होती है, प्रकाश का प्रवर्तन होता है और लेजर प्रकाश करती है। ये पावर पॉइंट में बड़ा अच्छा सा रंगीन सा लिखा पाता मैं, खैर उसमें मेरे ख्याल बात नजर आ रही है। तो सक्रिय माध्यम नजर आ रहा है, और सक्रिय माध्यम जो है वो ठोस, द्रव, गैस, अर्धचालक कुछ भी हो सकता है। मगर जब पहला लेजर बनाया था जॉर्डन लेमन ने, तो उसमें रूबी क्रिस्टल का इस्तेमाल हुआ था जो ठोस पदार्थ है। तो उसके बाद में बहुत किस्म के लेजर बने, जैसे कि आगे मैं बताऊंगा और आप जानते भी होंगे। ठोस के अलावा जो है गैस, द्रव, अर्धचालक, विभिन्न माध्यमों का इस्तेमाल किया गया। और सक्रिय माध्यम क्या करता है कि लेजर क्रिया के लिए अणु, परमाणु या आयन उपलब्ध कराता है। जैसे लेजर में तो अणु थे, मॉलिक्यूल्स, लेजर के लिए परमाणु, ऐसे भी लेजर बने में आयन चाहिए। और एक विशेष किस्म का मैं जिक्र करूंगा, उसके लिए सरफेस प्लाज्मॉन्स की आवश्यकता पड़ती है, टेस्ट प्लाज्मॉन और उन्नत किस्म के लेजर भी बने इस पर अभी आते हैं। तो ये सक्रिय माध्यम हुआ जो कि ठोस, द्रव, गैस, अर्धचालक किसी भी रूप में हो सकता है। और सक्रिय माध्यम का काम होता है लेजर क्रिया के लिए अणु, परमाणु या आयन उपलब्ध कराना, ये सब। तो उसके लिए उसको ऊर्जा की आवश्यकता होगी, क्योंकि उसको जब सेट करेंगे तेज अवस्था में ले जाना है परमाणुओं को, तो वो काम करता है कंपन, ऊर्जा प्रदान करता है सक्रिय माध्यम। तो तेज अवस्था में और सक्रिय माध्यम के अंदर ही मध्यवर्ती अवस्था जिसे मेटास्टेबल स्टेट कहते हैं वो मौजूद होती है। तो सारी देखिए शर्तें पूरी होती जा रही हैं। आखिर में जो फोटोन निकले उनका प्रवर्तन होना है, तो वो हो रहा है प्रकाशीय फोटोन अनुनादक के द्वारा, ऑप्टिकल और कैविटी रेजोनेटर। इसमें दो दर्पण देखिए कोने में लगे हुए हैं। एक पूर्ण परावर्तित दर्पण होता है, पोली रिफ्लेक्टिव, और एक होता है आंशिक, इसकी जो परावर्तकता 90% या से कम होती है। और इसमें यह होता है कि फोटो, बहुत सारे फोटो हैं तो प्रवर्तन होता चला जा रहा है, और ये टकरा रहे हैं दर्पणों के साथ, सक्रिय माध्यम से जा रहे हैं, टकरा रहे हैं, तो उनका प्रवर्तन होता है। अंततः जो लेजर पुंज है वो कम परावर्तकता वाले दर्पण से बाहर निकलती है। अच्छा, ये जो दर्पण है ये इसके तो शब्द दर्पण दिखाया गया है, मगर विभिन्न लेजरों में जो इनका विन्यास होता है, कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग हो सकता है। स्पेरिकल हो सकता है गोलीय दर्पण, अर्धगोलीय हो सकता है हेमिस्फेरिकल, कॉनफोकल हो सकता है, जिसे संनाभी दर्पण कह सकते हैं, या फिर अवतल उत्तल, कॉन्केव, कॉन्वेक्स, तरह तरह के हो सकते हैं। तो ये मैंने बताया नहीं कि तो एक दर्पण कई किस्म के हो सकते हैं। अच्छा, विभिन्न प्रकार के लेजर का जो है, क्योंकि अगर आप सक्रिय माध्यम का अगर ठोस के अलावा बदल दें, ठोस का गैस बना दें या द्रव बना दें या चालक बना दें, तो उस हिसाब से आप देखिए अभी अलग अलग किस्म के लेजर युक्ति हमारे पास है। तो मोटे तौर पे लेजर उत्पन्न करने की टेक्नोलॉजी के आधार पर तो 7 मोटे वर्गों में बांटा गया है। तो ये देखिएगा, ये ठोस अवस्था लेजर, गैस लेजर, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह, हीलियम नियॉन लेजर, द्रव्य टाई लेजर, सेमीकंडक्टर अर्धचालक लेजर, केमिकल लेजर, रासायनिक लेजर, गैस डायनेमिक लेजर, मुक्त और फ्री इलेक्ट्रोड लेजर। तो ये 7 मोटे तौर पर हैं जिनको कि लेजर युक्तियों को बांटते हैं इसमें। इसके अलावा एक्सरे लेजर का भी उत्पादन संभव हुआ है। एक्सरे लेजर से जो है एक्स किरण निकलती है, जैसे कि नाम से स्पष्ट है। रामन लेजर, सीवी रामन साहब ने जो रामन प्रभाव निकाला था, जिसके आधार पर उनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था, तो उस पर आधारित है ये रामन लेजर। अन्य लेजरों से इस मामले में भिन्न है कि इसमें पॉपुलेशन इन्वर्जन की आवश्यकता नहीं, इसके बगैर भी लेजर की क्रिया होती है। रामन लेजर मामले में खास है, वो भी एक पूरा एक क्षेत्र है अलग से रामन लेजर का। तो इसके अलावा जो है उन्नत किस्म, स्टेट ऑफ द आर्ट लेजर जैसे कहते हैं, उनका विकास संभव हुआ है। जैसे नैनो लेजर पे काम हो रहा है, नैनो प्रौद्योगिकी के साथ जुड़ा है, तो उसके जो पुंज को जो है नैनो आकार के क्षेत्र में इसको संकेतित किया जा सकता है। तो नैनो लेजर के विकास के लिए सरफेस प्लाज्मा का इस्तेमाल किया जा रहा है। अणु परमाणु आयन से हटे सरफेस प्लाज्मा, ये बहुत ही तकनीकी मामला है। तो ये
प्रकाश का अवशोषित करके, प्रकाश को अवशोषित करके उसके बाद ये उत्सर्जन करते हैं। तो ये नैनो लेजर, इस पर भी काम हो रहा है। उसके अलावा क्वांटम डॉट लेजर, क्वांटम डॉट क्या है? ये अर्धचालक के बने जो है नैनो क्रिस्टल होते हैं, तो सिलिकॉन के बने इन क्वांटम डॉट से इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इसके पर ये एक शोध का क्षेत्र है, इस पर कुछ सफलता भी हासिल हुई। आपके जैसे थोड़ा धंधा भी हो गया है पर नजर आ रहा है। तो ये अनुप्रयोग है विभिन्न क्षेत्रों में। चिकित्सा में मोतियाबिंद के ऑपरेशन, प्लास्टिक सर्जरी, रेटिना जो है फोटो कोगुलेट कुछ तकनीक होती है, रेटिना जो स्थान से हटे रेटिना को पुनर्स्थापित किया जा सकता है। डेंटिस्ट्री, दंत चिकित्सा, लेजर एंजियोप्लास्टी, वही हृदय की धमनियों को रुकावट को दूर करने के लिए कॉस्मेटिक सर्जरी को लेब में कर चुका हूँ। और भी कई क्षेत्रों में गुर्दे की पत्ती वगैरह निकालने में बहुत जगह उपयोग है। उद्योगों में धातु की चादरों की कटाई, समान या असमान धातुओं की वेल्डिंग उसमें इस्तेमाल होता है। हीरे जैसे कठोर पदार्थ में छेद किया जा सकता है। वस्त्र उद्योग में वस्त्रों की परिशुद्धतापूर्वक कटाई। तो और भी कई, ये तो थोड़े से विभाग मैंने किए हैं। रक्षा विज्ञान में भी बता चुका हूँ, मिसाइलों का पता लगा के गिराना, पनडुब्बियों का पता लगाना। और ये DRDO ने विकास किया है लेजर डेजलर, भीड़ को जो नुकसान पहुंचाएगा तितर करना है तो लेजर डेजलर के द्वारा। तो और भी अनुप्रयोग हो रहे हैं इस पर। सर्वेक्षण, भूकंप के बारे में मोदी साहब बोलने वाले हैं। भूकंप के पूर्वानुमान में, पर्यावरण प्रदूषण, मौसम विज्ञान संबंधी अध्ययन में इसके लिए लिडा, जिसको लेजर रडार का संक्षिप्त रूप है, इसका विकास हुआ। लिडा का मतलब है लेजर रडार। और इसकी मदद से वायुमंडल में मौजूद धूल कणों, प्रदूषक कणों की पता लगाया जा सकता है। वायुमंडल की विजिबिलिटी, दृश्यता का पता लगाया जा सकता है। होलोग्राफी जो है वो 3D, आजकल जो है फोटोग्राफी, 3 डायमेंशन फोटोग्राफी कहते हैं। उसमें लंबाई चौड़ाई के अलावा गहराई का आभास मिलता है। उसकी मदद से होलोग्राम देखोगे, प्लास्टिक के स्टिकर आपके मोबाइल फोन की बैटरियों पर, कुछ देशों करेंसी नोट्स पर, किताबों पर होते हैं। उनका घुमाए तो रंग बदलता है, उनका स्वरूप बदलता है। तो होलोग्राम जो होता है सुरक्षा दृष्टि से होता है कि धोखाधड़ी से बचे, जेन्युइन प्रोडक्ट है, असली और नकली में अंतर करने के लिए। इस तरह से और उसके अलावा वैज्ञानिक अनुसंधान कार्यों में इस्तेमाल हो रहा है, जैसे कि भौतिकी में स्पेक्ट्रोस्कोपी, लेजर फ्यूजन वगैरह में इस्तेमाल हो रहा है। और रसायन विज्ञान की बात करें तो समस्थानिक आइसोटोप के पृथक्करण में और किसी पदार्थ में मौजूद अशुद्धता का पता लगाने के लिए, या अल्ट्रा फास्ट केमिकल रिएक्शंस, अति रासायनिक अभिक्रियाओं के अध्ययन के लिए इसका प्रयोग हो रहा है। उसके अलावा ये कुछ जैसे कि आइंस्टाइन की विशिष्ट सिद्धांत की परख के लिए भी लेजर का इस्तेमाल हुआ है। तो जैसे कि माइकलसन मोड प्रयोग 1887 में हुआ था, ईथर परिकल्पित माध्यम माना गया था। तो इस प्रयोग पर पता लगा कि ईथर का अस्तित्व नहीं है, क्योंकि जैसे प्रकाश के संचरण के लिए एक माध्यम की आवश्यकता मानी गई, ईथर माना गया, पर ईथर का अस्तित्व नहीं पाया गया। बाद में लेजर के आविष्कार के बाद माइकलसन मोड प्रयोग को दोहराया गया फिर से, तो पाया गया कि ईथर का अस्तित्व वाकई नहीं है। तो इसके फिर इसको समझाने के लिए अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपने अपेक्षितता के विशिष्ट सिद्धांत को प्रतिपादित किया था कि निर्वात में प्रकाश का वेग जो है समान रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो उसकी दोबारा से पुष्टि। तो अंत में ये कहना चाहूँगा कि जैसे हम इससे कहानी में पढ़ते आए हैं जादुई चिराग, तब तक विज्ञान ने लेजर को हमें वही जादुई चिराग दे दिया है। मगर मानव कल्याण के विश्व शांति के लिए बहुत जरूरी है कि भाई इसको जो है उपयोगी कार्यों में लगाया जाए, न कि विनाश।